तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक क्षमता, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं मैथ, कंप्यूटर, एक्ट, योजनाएं, रीजनिंग। इन सबको आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर के आ गए हैं, यानी कि इससे पहले सभी सब्जेक्ट के 9 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट दी हुई है महिला पर्यवेक्षक के नाम से, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि जितनी भी आगे वीडियो आने वाली हैं, अब बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने आने वाली हैं। आज ही हम दूसरी जो प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट रह गया उसको अपलोड कर देंगे और कल से हम आपकी कंप्यूटर की क्लास, इसके अलावा जो भी क्लासेज आप मॉक टेस्ट बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। अब एक तरह से मैराथन की क्लासेज आपकी शुरू होने वाली हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि एग्जाम डेट आपकी लगभग नज़दीक आ गई है। हालांकि एग्जाम के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है एग्जाम डेट आपकी 5 से 6 दिन आगे बढ़े। वो जैसा होगा, हमें जो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी तभी हम आपको बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। ठीक है ना, ऐसे तो बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बढ़ गई, कम हो गई, घट गई, कोई मतलब नहीं। जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिलेगी हम आपको क्लियर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको हम बता देंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी में ढील बिल्कुल मत दीजिए। अब हम स्टूडियो आ चुके हैं भैया प्रयागराज संगम से, बढ़िया यात्रा रही है। ठीक है, अब आपकी डेली 2 क्लास आने वाली हैं। कोशिश करेंगे कि और भी क्लासेज हम लेकर के आएँ और आपकी एक बेहतरीन तैयारी कराएं। बहुत जल्दी मिनी मॉक टेस्ट भी आपकी चालू होने वाले हैं। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग को बता दें भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारी हो तो गई है, लेकिन बहुत डर लग रहा है अंदर से कि सर आप क्या करें। तो उन लोगों के लिए सक्सेस जंक्शन लेकर के आया है 10-10 प्रैक्टिस सेट, सारे सब्जेक्ट के 10-10 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 129 रुपये मिलने वाले हैं। अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी हो गई है, फिर भी आपके नंबर 130-135 तक आ रहे हैं, तो आप ये प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट की मदद से आपके नंबर 10 से 12, कम से कम 15 नंबर तक तो बूस्ट कर ही जाएंगे। 130 वाले 145 पर पहुंच सकते हैं, 140 वाले 155 पर भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, फिर भी आपको ये वाले जो प्रैक्टिस सेट है ये ज़रूर परचेज़ कर लेना है। इसके अलावा जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है या फिर जिनको डर लग रहा है और वो थ्योरी भी कवर करना चाहते हैं, तो 128 रुपये में आपको चारों सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस मैथ, रीजनिंग, जीके के नोट्स, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर के नोट्स, इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट सारे सब्जेक्ट का मिलने वाला है। तो ये आप 128 में ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि हमारी जीरो लेवल से तैयारी हो जाए, कि तैयारी थोड़ी बहुत हुई है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप लोग थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन 10 से 12 दिन में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 7-7, 8-8 घंटे पढ़ना होगा, जिससे कि आपके जो आपका कोर्स है, जो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हैं, उनका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी से और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि भाई अब एग्ज़ाम देने हमको जाना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर के आएँ। ठीक है, एग्ज़ाम दे करके आए अच्छे से और क्वालिफाई करके आएँ, तो आप 199 वाले कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। नोट्स ज़रूर मंगा लेना, क्योंकि आगे जो मैराथन आने वाली हैं वो उन नोट्स से आपके लिए जो है एक तरह से रामबाण साबित होंगे और आपको मज़ा भी आएगा वो टेस्ट देने में, मिनी मॉक टेस्ट देने में, अगर आप नोट्स मंगा लिए रहेंगे तो। ठीक है, और वैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपे मिलेंगे। मिनी मॉक टेस्ट परसों से आपकी चालू हो जाएंगी और लगभग 15-15 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट के हुआ करेंगे और 60 क्वेश्चन एक साथ हम आपका जो है कवर कराया करेंगे मिनी मॉक टेस्ट में विथ सॉल्यूशन। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास। तो सामान्य ज्ञान की ये वाली क्लास रह गई थी। ठीक है, इसको कल ही आ जाना था, लेकिन हम जो है वहाँ से निकले थे तो लेट हो गए थे, तो हमने कल पोषण एवं स्वास्थ्य की वीडियो डाल दी थी, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आज हम सामान्य ज्ञान आपका कंप्लीट करवा दे रहे हैं। मंगवाना कैसे, आपको ये स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर पर आपको 199, 128 या फिर 129 रुपये का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। 7052547003 ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसको सेव करके इस पर सेंड कर देना है, तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया तैयारी के साथ में एग्जाम देने जाना चाहते हैं तो ज़रूर इनमें से नोट्स मंगा लीजिएगा। और सबके साथ में टॉप 100 की पीडीएफ भी मिलने वाली है, जो टीकाकरण की पीडीएफ है, जो हमने आईसीएमआर की पीडीएफ बनाई है और जो एक्ट की पीडीएफ है, ये सब आपको इसी 129 वाले प्रैक्टिस सेट के साथ में मिलने वाली है। ठीक है भाई, चलो अब क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। अब रक्त के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, आरबीसी क्या होती है, लेकिन आज उससे हट करके एक प्रश्न पूछा गया है कि रक्त में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है। लाल रक्त कणिका जिसे हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, या फिर प्लाज्मा होता है, या फिर श्वेत रक्त कणिका जिसे हम व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं। क्या होता है रक्त में सबसे ज़्यादा, तो चलिए आंसर देख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्लाज्मा सबसे ज़्यादा रक्त में पाया जाता है। रक्त में अगर कोई चीज़ पाई जाती है तो वो आपका प्लाज्मा जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है रक्त में।
आरबीसी भी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, लेकिन संख्या की बात करेंगे सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा पाया जाता है और यही डोनेट किया जाता है। आपको याद भी होगा शिवराज सिंह चौहान जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको जब कोविड हुआ था तो फिर उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था, जिससे कि जब किसी को कोविड हो तो वो प्लाज्मा उसको चढ़ा दिया जाएगा। उसमें क्या हुआ था, इनको जब कोविड हुआ था तो कोविड के बाद में इनके शरीर में एंटीबॉडी आ गई थी। अब ये एंटीबॉडी क्या होती है, टीकाकरण वाली पीडीएफ में बता रखे हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी इनके बॉडी में बन गई थी, तो इन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था, जिससे कि अगर किसी अन्य लोग को अगर कोविड हो जाता है तो इनकी एंटीबॉडी उसके अंदर प्रवेश करा दी जाएगी और वो आसानी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है इन्होंने डोनेट किया था, ये भी आपको थोड़ा सा याद रहेगा। इसके थ्रू की सबसे ज़्यादा हमारे पास प्लाज्मा पाया जाता है और प्लाज्मा ही हम लोग डोनेट करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने प्लाज्मा डोनेट किया था, तो ऐसे ही आपको याद रहेगा। चलिए, जो चीज़ ज़्यादा रहेगी उसी को तो डोनेट करोगे। पैसा है नहीं आपके पास में, कैसे पैसा डोनेट कर दो बताइए, है ना। पैसा तो मेरे पास में भी नहीं है, तो हम डोनेट तो कर नहीं सकते हैं। जो चीज़ आपके पास में ज़्यादा रहेगी, ब्लड में प्लाज्मा ज़्यादा होता है तो प्लाज्मा ही डोनेट किया था उन्होंने, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हम ये किससे कहानी सुनाते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद रहें, इससे आपको याद रहेंगी चीज़ें, है ना। चलिए, हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ में चीज़ें आपको याद हो जाएं और इस तरह से आप मुस्कुराते रहें, ये हमारा प्रयास रहेगा। देखिए, इमेज से टेक्स्ट निकालने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए ये कोई इमेज है, ठीक है। इसी के मान लीजिए ये कोई यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेस जंक्शन। अब आपको इस इमेज में से ये सक्सेस जंक्शन को कॉपी करके बाहर निकालना है, तो आप किसका यूज करेंगे। बारकोड का यूज करेंगे, ओसीआर का यूज करेंगे, माइकर का यूज करेंगे या फिर ओएमआर का यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आंसर, फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओसीआर का यूज किया जाता है। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट इमेज में से, किसी फ़ोटो में से अगर आपको कोई टेक्स्ट निकालना है, कोई चीज़ लिखी हुई है, उस लिखी हुई चीज़ को अगर निकालना है आपको, उसके लिए ओसीआर का यूज किया जाता है। ओएमआर को जानते हैं ना, ओएमआर के माध्यम से आपकी जो आंसर की होती हैं वो चेक की जाती हैं। और जो आपका बारकोड होता है, बारकोड आपको ऊपर दिखा कर के आ रहा है, वो बारकोड पर आप पेमेंट कर सकते हो, उसे हम बारकोड कहते हैं। माइकर जो होता है, एमआईसीआर जो होता है, इसका यूज बैंक के द्वारा किया जाता है। एमआईसीआर नंबर होता है, ठीक है ना, तो ये बैंकों में यूज होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओसीआर आपका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किडनी द्वारा उत्सर्जित मूत्र की प्रकृति क्या होती है। जब किडनी के द्वारा मूत्र उत्सर्जित किया जाता है, उत्सर्जन का अर्थ है मूत्र को जब शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाला जो मूत्र है, जो यूरिन है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। वो क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो मूत्र निकलता है वो मूत्र अम्लीय होता है, यह आपको याद रखना है। एसिडिक होता है, यह आपको याद रखना है, यूरिया उसमें पाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी। और टॉप 100 योजनाओं की पीडीएफ ऑलरेडी दे चुके हैं, जिन लोगों ने परचेज की है 128 या 129 वाली, उन सबको टॉप 100 योजनाएं, टॉप 100 टीकाकरण के क्वेश्चन, टॉप 100 आईसीएमआर के क्वेश्चन, टॉप 100 आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन, ये सारी पीडीएफ आपको अलग से दी जाएंगी। जो लोग भी 129 या फिर 199 वाला जो है परचेज करेंगे, ठीक है ना, इन सबको अलग से ये चीज़ें दी जाएंगी साथ में ही। देखिए टॉप 100 में क्या रहता है कि 100 क्वेश्चन वाली पीडीएफ अलग से देते हैं, उसके साथ में प्रैक्टिस सेट भी देते हैं, उसके साथ में थ्योरी भी देते हैं। तो ये 199 में आपको मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ले लीजिए, क्योंकि भैया देखो एग्जाम बार बार नहीं आता है, भूले भटके से इन्होंने वैकेंसी निकाल दी है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए, नहीं फिर बाद में पछताएंगे कि वैकेंसी अच्छी खासी आई थी, चली गई हमारे हाथ से। चलिए, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी। 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2014, 2016 फिर 2017। डेट एक ही है। चलिए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1956 में, 1955 में, 1953, 1945। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था। ये एक्ट वाली पीडीएफ में, जो टॉप 100 एक्ट की पीडीएफ है, उसमें हमने आपको सब कुछ बता रखा है। अगर आप टॉप 100 एक्ट की पीडीएफ भी कवर कर लेंगे ना, तो एक्ट उसमें से बाहर नहीं जाने वाले, सारे के सारे एक्ट उसी में से फंसेंगे। तो जितनी भी टॉप 100 की पीडीएफ बनाई है वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब मैराथन वाली पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो लोग 199 का लेंगे उनको मैराथन की पीडीएफ मिनी मॉक टेस्ट भी मिलने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में किस अध्याय के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए प्रावधान किया गया है। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए किस एक्ट में जो है आपका प्रावधान किया, किस धारा में प्रावधान किया गया है। एक्ट तो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, लेकिन इसकी किस धारा में महिला सशक्तिकरण को बताया गया है। अध्याय 6 में, अध्याय 5 में, अध्याय 7 में या फिर अध्याय 8 में। आइए देखते हैं कौन से अध्याय में प्रावधान किया गया है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अध्याय 6 में महिला सशक्तिकरण का प्रावधान किया गया है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए,
नंबर 7, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी मुख्य लार ग्रंथियां? देखिए आपसे पूछा गया मुख्य लार ग्रंथियां, मुख्यतः कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं? और जो भी आंसर हम आपको बता रहे हैं वो व्यापम ने जिसको माना है, एमपीईएसबी ने जिसको फाइनल आंसर की में अभी तक माना है, वही आपको आंसर लगा करके आना है, ठीक है ना, क्योंकि एमपीईएसबी अपने ही मानता है, किसी की मानेगा नहीं वो, ठीक है ना। तो जो फाइनल आंसर की में जो आप लोगों ने मतलब कि पहले जो आप एग्ज़ाम हुआ था तो आप लोगों ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे या फिर जो आपत्तियां दर्ज की थी उसके अनुसार जो फाइनल आंसर की जारी की गई थी, तो फाइनल आंसर की में एमपीईएसबी ने जो आंसर माना है वही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या फिर 5 जोड़ी? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, मुख्य लार ग्रंथियां, ध्यान रखना, मुख्यतः 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। आपको बता रखा है इस तरह से आपका मुख होता है, यहाँ पर लार ग्रंथियां होती हैं, यहाँ से लार निकलती है और लार की मदद से भोजन का पाचन होता है, क्योंकि लार में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब आपको समझाया जा चुका है कि यहाँ पर भोजन रहेगा, लार में से एंजाइम जाएंगे, यहाँ पर टुकड़े टुकड़े होंगे, फिर उसके बाद नीचे आएगा, पेट में जाएगा, फिर ये सब कुछ आपको हम समझा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सारी वीडियो आप लोग देख करके तभी एग्जाम सेंटर पर जाना। और जब नोट्स हमने इस तरह से आपका मतलब बनाया है कि आप एग्जाम सेंटर में जाने से पहले एक बार उसको रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा जैसे कोई चीज़ डिटेल में दिया, विटामिन वगैरह हमने डिटेल में यहाँ पर समझा दिया ना, तो नीचे एक हमने चार्ट भी बना रखा है। और ये चार्ट कब काम करेगा? जब आप एग्जाम देने जाने लगेंगे ना, तो ये क्विक रिवीजन के लिए चार्ट रहेगा और डिटेल जो है पढ़ने के लिए यहाँ पर ऊपर थ्योरी दी रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों काम, इसीलिए आपसे कह रहे हैं हमारे नोट्स हमेशा दूसरों से अलग और डिफरेंट होते हैं। ये आपको दोनों टाइम काम करेंगे, एग्जाम सेंटर पर देने जा रहे हैं तो रिवीजन में भी काम करेंगे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल के लिए भी ये आपके लिए सफिशियंट रहेंगे। किस संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? ये तो भाई सबको पता होगा, है ना। चलिए बता देते हैं। 42वां संविधान संशोधन, हाँ 42वां संविधान संशोधन आज का आपका यही प्रश्न है। कितनी बार हमने ट्रिक से आपको समझाया है, ठीक है ना, बहुत बार हमने ये क्वेश्चन कराया है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 42वें और 44वें में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ये सब ट्रिक के माध्यम से बता चुके हैं, सबको याद होगा। आज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं किसके द्वारा करवाया गया था, नहीं तो कमेंट बॉक्स में इतना तो कमेंट करेंगे ही करेंगे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ध्यान रखना, अगर आज आपने कमेंट कर दिया ना तो फिर ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 44वां जो है वो हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए, और 61वां और 71वां। चलिए पहले हम इसका आंसर देख लें, पहले आंसर देख लें, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो किस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की आयु? आंसर देखते हैं फिर बताते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान करने की आयु है, पहले 21 वर्ष वाले ही मतदान कर सकते थे, वोटिंग कर सकते थे, लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया गया और ये कहा गया कि भाई 18 वर्ष का जो बालक होता है ना, उसको इतनी बुद्धि हो जाती है वो अपना नेता चुन सकता है, तो 18 वर्ष कर दीजिए जिससे कि 18 वर्ष वाले भी वोटिंग कर सकेंगे, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। हाँ, बात कर रहे थे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। हमने ट्रिक से आपको बताया था 4 + 4 को ऐड करेंगे कितना होता है? 8 होता है। तो जिसके लास्ट में 8 आपको लिखा मिल जाए, समझ लेना ये 44th जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। इसी ट्रिक से हमने आपको 42वां संविधान संशोधन बताया था, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, जिससे कि कभी भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि 44वां कब हुआ था, 42वां कब हुआ था। ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कमेंट कर देना सब लोग। अनैतिक देह व्यापार रोकथाम एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। तो देखिए 1956 में, 58 में, 97 में या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1956 में अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम लागू किया गया था। ये फैक्ट वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। और जो हम टॉप 100 दे रहे हैं उसकी PDF आप लोग जरूर निकलवा लेना, जिससे कि एक क्विक रिवीजन करके आप एग्जाम में जा सके। इनमें से ही प्रश्न फंसेंगे, मेरी गारंटी है। और बताइए, मेरी गारंटी है कि ये जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो इन्हीं PDF से फंसने वाले हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप कितनी अच्छे से पढ़ पाते हैं, कितनी जल्दी इन चीज़ों को कवर कर पाते हैं। मेहनत करो भाई, एग्जाम के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम निकालना है तो। नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अनादर को रोकता है? यानी कि कौन सा ऐसा एक्ट है कि आप जो है राष्ट्रीय गान का और राष्ट्रीय ध्वज का अनादर नहीं कर सकते हैं। अगर राष्ट्रीय गान हो रहा है तो आप खड़े होकर के उसका सम्मान कीजिए, या फिर अगर खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम अपने चेस्ट पर हाथ रख करके अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान कीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर नहीं आप कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अपने झंडे को जला देते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है। तो ये कौन सा ऐसा एक्ट है जो इस काम को रोकता है? चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय सम्मान संरक्षण अधिनियम, नागरिक स्वतंत्रता अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण एक्ट, या फिर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम।
आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में ये कहा गया है कि अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करते हैं, राष्ट्रीय गान का अनादर करते हैं, तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, इसी के साथ साथ में राष्ट्रीय स्मारक को भी इसमें बाद में जोड़ दिया गया कि अगर आप राष्ट्रीय स्मारक का अनादर करते हैं या फिर राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचाते हैं तो भी इस एक्ट के द्वारा आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, यह आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना विशेष रूप से वृद्धावस्था संरक्षण पर केंद्रित है, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन बुजुर्ग लोगों की जो सुरक्षा करने के लिए, फिर बुजुर्ग लोगों की मदद करने के लिए कौन सी योजना इसमें से चालू कराई गई है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या फिर बाल श्रम निषेध योजना। आइए आंसर देखें। अब देखिए बाल श्रम तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बुजुर्गों की बात की गई है, वृद्धावस्था, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका गलत ही हो जाएगा। चलिए बाकी आपका आंसर देखते हैं। सही आंसर बी है, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। इसके अंतर्गत जो वृद्धावस्था से जूझ रहे हैं जो लोग भी हैं उनका सम्मान किया जाएगा और उनको विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ध्यान रखना, वृद्धावस्था संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना शुरू की गई है। अब ये डेट वगैरह हमने अपना योजना वाली PDF में बता रखा है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताने से पहले आपको बता दें, MPSI 2025 के लिए नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। MP टेट वर्किंग चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हैं। MP आबकारी के स्पेशल नोट्स तैयार कर दिए गए हैं। MP पुलिस, जेल और वन रक्षक, इन सब के नोट्स उपलब्ध हैं। अगर आप या फिर आपका कोई बड़ा भाई बहन इस एग्जाम को देना चाह रहा हो तो उनसे बोल दीजिएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया है? अब ये AI क्या होता है, चैटबॉट क्या होता है, सब आपको समझाने वाले हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो बताइए किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया है? चलिए आंसर देखते हैं फिर समझाते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय या फिर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। अब चलिए समझा देते हैं AI क्या होता है। AI का फुल फॉर्म होता है, पूछा जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। AI का फुल फॉर्म याद रखना, लगभग पता होता है सबको लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है AI का। ठीक है, चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट होता है कि जैसे कि एक मशीन होती है, मशीन मान के चलिए, आप मशीन ही कहेंगे। उसमें क्या रहता है कि आप जो चीज़ पूछेंगे ना वो तुरंत आपको जवाब देता रहेगा। उसमें कोई आदमी नहीं बैठा रहता वहाँ पर आपका जवाब देने के लिए। वहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है, आर्टिफिशियल रोबोट रहता है जो आपके प्रश्नों को जवाब देता है। जैसे कि आप कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, वो आपसे बोलेगा 1 नंबर दबाइए तो ये बताएंगे, 2 नंबर दबाइए तो ये बताएंगे। वहाँ पर कोई आदमी तो नहीं बोल रहा है, ऑलरेडी वो चीज़ें उसके दिमाग में रिकॉर्ड है। आप 1 नंबर दबाएंगे तो उसकी जानकारी अपने आप आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है तो हम उसको चैटबॉट कहते हैं, AI चैटबॉट कहते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं कि अब इसमें आप कुछ भी कहेंगे तो जवाब देगा, नहीं, जो उसके समझ में आएगा वही वो जवाब देगा। ठीक है, जैसे आपने गूगल जेमिनी सुना होगा ना, हेलो गूगल क्या कर रहे हो तो फिर बताता है, हेलो गूगल मेरा नाम क्या है तो बताता है। तो इसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट कहते हैं। आ गया समझ में? और जो खेती है इसके लिए कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। चलिए 13 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है? अगर दुर्घटना आपकी हो जाती है तो बीमा जो है प्रोवाइड कराया जाता है सरकार के द्वारा। सरकारी योजना की बात की जा रही है, तो कौन सी सरकारी योजना है जो दुर्घटना बीमा से संबंधित है? मेक इन इंडिया नहीं भैया, ये तो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं भैया, ये तो बेटियों को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। हमसे कहा जा रहा है कि दुर्घटना के लिए। अटल पेंशन योजना नहीं भैया, ये तो मतलब जो वृद्ध लोग हैं उनके पेंशन से संबंधित है। तो आप बताइए, अपने आप आपका आंसर आ गया ना। 3 चीज़ें आपने एलिमिनेट कर ली तो अपने आप आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यही आपका सही आंसर होगा। इसीलिए आपको हम जो क्वेश्चन, जो आपके ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना भी सिखाते हैं कि अगर आपको नहीं आ रहा तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कौन से क्वेश्चन सबसे पहले हट सकते हैं, कौन से ऑप्शन हट सकते हैं उनको हटाइए। आपने हटाना शुरू किया तो पहला, दूसरा और तीसरा अपने आप हट गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ गया है ना। तो ये एलिमिनेशन मेथड भी आपको आना चाहिए। चलिए मैथ रीजनिंग भी करवाने वाले हैं, परेशान नहीं होना कि मैथ रीजनिंग नहीं कराते, मैथ रीजनिंग भी कराने वाले हैं। मैथ के अलग से क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, रीजनिंग के अलग से क्वेश्चन लाने वाले हैं, बहुत कुछ आपके लिए लाने वाले हैं। बस आप लोग शेयर और लाइक करते रहिए। स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान सुरक्षित करने के लिए हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कौन सी योजना लॉन्च की है? करंट अफेयर का प्रश्न है, बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में। तो कौन सी योजना लॉन्च की गई है जो स्वच्छता कर्मी हमारे होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी हमारे होते हैं, उनको सम्मान देने के लिए? निर्वीक योजना, नमस्ते योजना, PM डिवाइन या फिर कवच? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है,
नमस्ते योजना शुरू की गई है। नमस्ते योजना के माध्यम से जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, सुबह जो झाड़ू वगैरह लगाने आते हैं, वो स्वच्छता कर्मी होते हैं, उनका सम्मान कीजिए। और जो सुरक्षा कर्मी हैं, जैसे कि हमारे पुलिस हो गई, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस या जो भी पुलिस हो गई, तो इन लोगों के सम्मान के लिए नमस्ते योजना शुरू की गई है। आगे बढ़िए। तो जो लोग भी आपके यहाँ अगर सफाई करने आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो सफाई छोड़ देना, अगर वो 2 दिन झाड़ू लगाना छोड़ देना, आपकी गली कचरा घर बन जाएगी, ठीक है? तो उनका सम्मान किया कीजिए, कभी भी उनको झिड़किए मत। वो एक तरह से आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर वो सफाई नहीं करें, तो इतने कीड़े मकोड़े अपने आसपास हो जाएंगे ना कि तुम सांस नहीं ले पाओगे। जो लोग कह देते हैं अरे जाओ सफाई कर्मी ही तो है, उनका सम्मान कीजिए, वो बहुत सम्मान के पात्र हैं, ठीक है ना? छोटी छोटी चीज़ें अपने दिमाग में लाइए, अपने आप को और निखारिए, खुश रखिए, खुद भी खुश होइए, और आपका एक सम्मान दूसरों को भी खुशी दे सकता है, दूसरों के चेहरे पर भी खुशी ला सकता है। तो दूसरों का सम्मान जरूर किया कीजिए। कौन सा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अधिकारिता में नहीं है? यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। ध्यान रखना, नहीं पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, फिर समझाते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार परिषद, मानव अधिकार न्यायालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं कौन सा मानव अधिकार संरक्षण एक्ट 1993 में नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी, मानव अधिकार परिषद जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी राष्ट्रीय मानव अधिकार भी आएगा, मानव अधिकार न्यायालय भी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन मानव अधिकार परिषद जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। आपसे नहीं ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? पीडीएफ हमने आपको दी थी शारीरिक ज्ञान वाली, उसमें सब कुछ समझाया था आपको। कौन सा एसिड है? जिन लोगों ने पढ़ा है तुरंत आंसर बता दीजिए, फिर हम बताते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, या फिर यूरिक अम्ल? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये हमारे पेट में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब आपको सर एसिड हमारे पेट में है तो सर हमारा पेट जलता नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एसिड उसी मात्रा में है, उतना ही अम्लीय है कि हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है? ये पेट की दीवारों में इस तरह से चिपका रहता है। जब आपका भोजन मान लीजिए पहुंच गया पेट में, ठीक है ना, ये इस तरह से भोजन आपका पेट में पहुंच गया, अब इसको पचाने का काम भी कौन करेगा? यही एसिड करेगा। आप लोग कभी चाट पकौड़ी वगैरह खा लेते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि आपके पेट से क्या होता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एसिड होता है ना, इसको ज़्यादा मात्रा में निकलना पड़ता है। अब जैसे कि आप चाट पकौड़ी खा लिए हैं, उसको पचाने के लिए एसिड चाहिए, और क्योंकि वो चिकनी चीज़ें हैं, उसमें फैट वगैरह है, तो उसको पचाने के लिए ज़्यादा एसिड चाहिए, तो आपके पेट से ज़्यादा एसिड निकलता है उसको पचाने के लिए। अब पचा तो लिया, लेकिन अब जो एसिड निकला वो जाएगा कहाँ? तो इसी वजह से वो क्या करता है, आपको खट्टी डकारें आएंगी जी, मतलब कि आपका गला जलेगा, तो वो उसी एसिड की वजह से होता है, ठीक है? फिर आप लोग इनो पी लेते हैं, और इनो पीते ही यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। आपको लगता है वाह पेट ठंडा हो गया। ठंडा नहीं हुआ भैया, यहाँ पर अम्लीय माहौल बना हुआ था। यहाँ से आपने जब इनो पिया, तो उस इनो ने उस अम्लीय माहौल को समाप्त कर दिया और वहाँ पर उदासीनता फैला दी, जिसकी वजह से आपका पेट साफ हो गया। समझ गए कैसे काम करता है? और यही वो एसिड होता है जो ऊपर से आने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। कोई भी जीवाणु आपके पेट में जाएगा तो यहाँ से ये एसिड निकलेगा और उस जीवाणु को समाप्त कर देता है। यहाँ तक कि अगर आप सांप भी निकल जाते हैं तो भी आपको कुछ नहीं होगा, अगर उस सांप ने आपके पेट में जाने से पहले कुछ खाया नहीं है। अगर आपने सांप को भी निगल लिया है ना, तो उस सांप को भी इतना तगड़ा एसिड होता है हमारे पेट में कि उस जिंदा सांप को भी गला सकता है, इतना तगड़ा एसिड होता है। लेकिन जिंदा सांप को तो गला देगा, लेकिन अगर सांप ने आपके पेट में जाने से पहले चूहा खा रखा है तो वो चूहा आपके लिए समस्या कर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है पच चुका है सांप के पेट में। वहाँ से जो विषैले पदार्थ निकलेंगे वो आपकी जान ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं करना कि सर ने कहा था सांप खा के देख लो, पता चला चेक करने लगे पुलिस आ रही, चलो भाई सर आपने कहा था सांप खाने के लिए, बच्चे ने सांप खा लिया, अब आपको उठाते हैं, भैया हमें माफ़ करना, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो समझा रहे हैं आपको। चलिए, किशोरावस्था के दौरान विकसित द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षण क्या होते हैं? तो किशोरावस्था के दौरान जो द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षण मतलब उत्पन्न होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? देखिए, केवल लड़कों में विकसित अभिलक्षण को कहते हैं, केवल लड़कियों में विकसित अभिलक्षण को कहते हैं, लड़कों और लड़कियों दोनों में विकसित अभिलक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जो आपके द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षण होते हैं वो दोनों में विकसित होते हैं, लड़कों और लड़कियों दोनों में। कैसे? किशोरावस्था के दौरान जब बालक या बालिका 16 से 18 साल की होती है, तो आप देखते होंगे कि उनकी आवाज़ें भारी हो जाती हैं। लड़के की आवाज़ भारी हो जाती है, लड़की की आवाज़ पतली हो जाती है, लड़कों के दाढ़ी मूछें निकल आती हैं, ठीक है ना? तो ये क्या होते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। तो ये सब में दिखाई देंगे, बच्चों में मतलब लड़कियों में भी दिखाई देते हैं और लड़कों में भी दिखाई देते हैं। तो दोनों में ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है? अब ये लड़की है, देखिए इसकी चुटिया बनी हुई है, और ये लड़का है, ठीक है ना?
अपन तो ऐसी ड्राइंग बनाते हैं, समझ लेना। तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वो लड़कियों में भी दिखाई देंगे और लड़कों में भी दिखाई देंगे जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक की विधि नहीं है, यानी गर्भ निरोध को मतलब गर्भ को रोकने के लिए इनमें से कौन सी विधि सही नहीं है। आइए देखते हैं, हार्मोनल विधि, बैरियर विधि, प्राकृतिक विधि या फिर एमटीपी विधि। सही आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। एमटीपी विधि जो है वो एक तरह की मतलब गर्भ निरोधक से संबंधित विधि नहीं है। बाकी हार्मोनल विधि भी गर्भ निरोध को मतलब करती है, बैरियर विधि भी गर्भ निरोध से संबंधित है और प्राकृतिक विधि भी गर्भ निरोध से संबंधित है। लेकिन एमटीपी विधि जो है वो गर्भ निरोधक विधि नहीं है। ठीक है, एमटीपी का अर्थ क्या होता है आपको पहले बता चुके हैं। एमटीपी का अर्थ है कि नसबंदी और केवल पुरुषों में होती है। ठीक है, तो पुरुषों में नसबंदी होती है उसको हम गर्भ निरोधक नहीं कहते हैं। ठीक है, गर्भ निरोधक जो चीज़ें होती है वो महिलाओं के द्वारा ली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एमटीपी जो है वो गर्भ निरोधक विधि नहीं है क्योंकि यह पुरुषों में कराई जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन कहते हैं या फिर जानबूझकर कराई गई, मतलब कि वो कहते हैं गर्भ निरोधक कहते हैं। 1 मिनट रुकिए, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो एमटीपी में आपकी नसबंदी भी आती है और एक ऐसी एमटीपी होती है जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मतलब होता है कि जानबूझकर बच्चे को गिराना। ठीक है, तो ये गर्भ निरोधक अगर यूज़ किया होता तो बच्चा नहीं होता। तो गर्भ निरोधक का अर्थ होता है कि प्रेगनेंसी का ना होना, लेकिन अब प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको टर्मिनेट कराना ही क्या कहलाता है, मेडिकल टर्मिनेंसी कहलाता है, एमटीपी कहलाता है। ठीक है, ये जानबूझकर कराई जाती है इसलिए इसको गर्भ निरोधक में काउंट नहीं किया जाता है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ पर होता है। आइए देख लेते हैं, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुख में या फिर आमाशय में। वसा का, फैट का पूर्णतः पाचन पूछा जा रहा है कि कंप्लीटली कहाँ पर वो पच जाता है। आइए आंसर देखते हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में वसा का पूर्णतः पाचन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें वसा पूर्णतः पाचित हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जब महिलाओं में अंडों का निर्माण होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, रजोदर्शन या फिर रजोनिवृत्ति। आइए आंसर देखते हैं फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हम इसे अंड जनन कहते हैं जब महिलाओं में अंडाणुओं का विकसित होना। ठीक है, तो जब महिलाओं में अंडाणु विकसित होते हैं हम उसको अंड जनन कहते हैं। रजोदर्शन आपको बता चुके हैं, जब महिलाओं में कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी होने की जो एज होती है वो जब स्टार्ट होती है तो हम उसको रजो दर्शन कहते हैं। रजो निवृत्ति, जब महिला अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, यानी कि वो एज समाप्त हो चुकी है, 45 के बाद में होता है, वो एज समाप्त हो जाती है तो हम इसको रजो दर्शन कहते हैं। गलती से राजू लिख गया, कुछ टेंशन नहीं लेना राजू भाई, है रजो दर्शन, उसको हम रजो निवृत्ति कहते हैं। और किशोरावस्था तो आप समझ रहे हैं, 16 के बाद में लड़कियों की किशोरावस्था, 18 के बाद में लड़कों की किशोरावस्था। चारों ऑप्शन आपके समझ में आ गए, अपना आंसर अंड जनन हो जाएगा। महिलाओं में अंडाणुओं के उत्पादन को हम अंड जनन कहते हैं। चलिए भाई, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका मैथ और रीजनिंग। दिमाग को ठंडा करके अच्छे से समझना, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए समझाते हैं, अच्छे से ठंडे दिमाग से बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये वीडियो इसीलिए थोड़ी बड़ी हो जाती है सामान्य ज्ञान की, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग भी रहता है। चलिए, क्या कहा जा रहा है, यदि ए का अर्थ प्लस है, यानी ए को हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है सर, बी का अर्थ गुणा है, बी को गुणा लिखेंगे। सी का अर्थ माइनस है, ठीक है। डी का अर्थ डिवाइड है। अब जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी दिखाई दे रहे हैं उनकी जगह पर इनके जो सिंबल्स दिए गए हैं, जो चिन्ह दिए गए हैं उसको रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए रख करके देख लेते हैं, आंसर आपको बाद में बताएंगे, पहले इसको रख करके देख लें। अब यहाँ से हटाओ, चलिए 90 लिखा हमने, ठीक है सर 90 लिख दिया, ठंडे दिमाग से सीखना, परेशान मत होना। सी का अर्थ माइनस है, हमने सर माइनस लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखा है, 20 लिखा है, ठीक है सर लिख दिया। उसके बाद में क्या है, बी, बी का अर्थ गुणा है तो गुणा लिख दिया हमने, ओके सर। उसके बाद में क्या है, एक, हमने एक लिख दिया। ये देखिए यहाँ पर ना एक है ना, एक के बाद में क्या है ए का अर्थ क्या है प्लस, तो हमने ए की जगह पर प्लस लिख दिया। उसके बाद में क्या है 36, तो हमने 36 लिख दिया। डी की जगह पर क्या लिखना है हमको, भाग लिखना। देखिए डी का अर्थ है भाग, ठीक है, तो डी की जगह पर हमने भाग रख दिया और यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब आप डिमास रूल समझते हैं ना, बॉड मास, जिसमें क्या होता है, पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो पहले डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से हमने 36 को काटा, कितनी बार गया, 18 बार। सर हमने यहाँ पर 18 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर प्लस लिख दीजिए। उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 20 का 1 में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 20 ही आ जाएगा। तो सर हमने यहाँ पर 20 लिख दिया, ओके। उसके बाद में माइनस और प्लस सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम 90 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिए क्या आएगा सॉल्व करके। चलिए आप लोग सॉल्व करके तुरंत बताइए। अरे मिटा दिया हमने, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नीचे हमने सॉल्व करा रखा है, यहाँ पर देख लेते हैं। लीजिए यहाँ पर ये पूरा सॉल्व कर रखा है, देखिए।
तो अब यहाँ पर हम कहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। तो 2 से हमने जब 36 को काटा 18 बार, अब यहाँ पर जो है गुणा करके देख लीजिए, तो 90, उसके बाद में माइनस 20 का 1 में गुणा किया 20 आ गया, उसके बाद में प्लस 18, ठीक है। अब जोड़ के देख लीजिए, 90 में से जब 20 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है। और 70 में जब 18 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 88 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 88। आया समझ में? फिर से समझा देते हैं, परेशान मत होइए। कैलकुलेशन थोड़ा अगर इधर उधर हो जाए तो परेशान मत हो करो। आप जो है ये ध्यान दो कि कैसे सवाल को हमको करना है। उन्होंने बोल रखा है जहाँ पर आपको ABCD दिखाई दे रहा है उसके बस सिंबल्स आपको हटा देने हैं। सिंबल्स हटा कर मतलब ABCD की जगह पर आपको वहाँ पर चिन्ह लिख देना है। तो हमने वही किया, 90 माइनस 20 गुणा 1 प्लस 36 डिवाइड बाई 2। जब हमने सॉल्व किया, 2 को हमने जब 36 से मतलब 36 को 2 से काटा तो 18 आ गया। उसके बाद में 20 और 1 का गुणा किया तो 20 आ गया। उसके बाद 90 का 90 में से 20 माइनस किया तो 70 आ गया, प्लस में 18 आ गया, दोनों को जोड़ा हमने 88 आ गया। तो 88 आपका सही आंसर हो जाएगा। PDF में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। कृपया कोई समस्या आने पर यूट्यूब क्लास देखिए, तो आप लोग यूट्यूब क्लास देख लेना, ठीक है। अब चलिए, अब ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है लोगों को, बड़े ध्यान से आपको समझना है और ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें क्या है कि आपसे कंपैरिजन करवाया जाता है कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो बताइए कौन सबसे बड़ा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। ABCD 5 छात्र हैं, ठीक है, 5 छात्र हैं सर। इसमें क्या कह रहा है, A ने B से कम अंक प्राप्त किए, यानी A ने जो है ना वो B से कम अंक प्राप्त किए, तो B ने A से ज़्यादा प्राप्त किए, तो B बड़ा हो जाएगा A से। उसके बाद में C ने D से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि C ने अगर D से कम प्राप्त किए तो D ने C से ज़्यादा प्राप्त किए हैं, तो ऐसे हो जाएगा D और C, D ने C से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, ठीक है, क्योंकि C ने कम प्राप्त किए तो D ने C से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो इस तरह से लिख देंगे। तो उसके बाद में B ने C से कम अंक प्राप्त किए। अब ये जो B है ना उसने C से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो C यहाँ पर आ जाएगा और B यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ना, B ने अगर कम अंक प्राप्त किए तो C को ज़्यादा अंक मिले हैं, जिसकी तरफ मुँह खुला रहे समझ लीजिए ये बड़ा है। उसके बाद में क्या कह रहा है, B ने C से कम अंक प्राप्त किए और A ने E से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि जो A है ना उसने E से अधिक अंक प्राप्त किए, तो E यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब कौन बचा, D और C, और D ने C से ज़्यादा प्राप्त किए तो D यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये अपना पूरा बन गया, इस तरह से आपके सामने बन गया, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिए, फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन गया। अब क्या कह रहा है, किसने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो सबसे ज़्यादा अंक कौन ने प्राप्त किए, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, D ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। देखिए D 1 नंबर पे आ रहा है ना, 1 नंबर पर D है, दूसरे पर C है, तीसरे पर B है, चौथे पर A और पाँचवें पर E है। तो D ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। आया समझ में? एक बार फिर से समझा देते हैं, परेशान नहीं होना है। देखिए फिर से समझाते हैं, प्यार से समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि A ने B से कम अंक प्राप्त किए हैं। अगर A ने B से कम अंक प्राप्त किए, सबसे पहले आप ये समझो, ये देखो ये, और इसका अर्थ क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। देखिए जिस तरफ इसका मुंह रहेगा तो वो चीज़ बड़ी रहेगी, ठीक है, और जिस तरफ इसकी ये वाली नाक रहेगी तो वो चीज़ छोटी रहेगी। अब समझिए, A ने B से कम अंक प्राप्त किए, यानी अगर A ने B से कम अंक प्राप्त किए तो B ने ज़्यादा प्राप्त किए होंगे A से। हाँ सर सही बात है। तो B की तरफ इस तरह से कर दीजिए और A को यहाँ पर लिख दीजिए, लिख दिया, ठीक है सर। C ने D से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है सर। तो C ने अगर D से कम अंक प्राप्त किए हैं तो D ने ज़्यादा प्राप्त किए होंगे, तो हम D को ऐसे लिख देंगे और C को ऐसे लिख देंगे। समझ में आ गया? अब ये छोटा है और D बड़ा है, ओके सर। B ने C से कम अंक प्राप्त किए, अब ये जो B है ना यहीं पर लिख दो। B ने क्या है, C से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो C ने ज़्यादा प्राप्त किए होंगे, तो हमने C लिखा और इस तरह से लगा दिया, तो ये आपका बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है A ने E से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी A जो है वो E से बड़ा है। अब A ने अगर E से अधिक प्राप्त किए हैं तो ये रहा A, इसने E से ज़्यादा प्राप्त किए हैं, तो इस तरह से लगाइए और E यहाँ पर लिख दीजिए। लेकिन अब हमारे सामने ये आ गया, लेकिन हमको यहाँ पर देखने पर क्या लग रहा है कि ये जो D है ना इसने तो सर C से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और C ये रहा, तो ये वाला जो चिन्ह है उसको उठाकर यहाँ लिख दो और यहाँ पर D लिख दो। लो अब बन गया, आपका पूरी लाइन बन गई। अब पूछ रहा है सबसे ज़्यादा किसने अंक प्राप्त किए, तो जो सबसे बड़ा होगा उसने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो D ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। समझ में आ गया? अब तो आ गया होगा ना, नहीं आया तो फिर भाई कमेंट कर देना, अगली वीडियो में फिर से इसको ऐड कर लेंगे, कोई दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे कठिन क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना तो पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए नंबर 23 देखिए, नंबर 23 क्या है, ये आपका वो आ गया क्रम वाला, कैसे बैठाएंगे कैसे उठाएंगे। देखिए एक पंक्ति में विद्या बाईं ओर से 17वें स्थान पर है और दाईं ओर से 13वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, एक सूत्र याद कर लीजिए। आप ऐसे किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सूत्र क्या है, टोटल, यहाँ पर लिखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ये आपके दिमाग में रहेगा ना तो किसी भी सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है, टोटल आपसे पूछ रहा है, ठीक है सर, तो आप नीचे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए टोटल आपसे अगर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, आप टोटल लिख देंगे। टोटल आपसे पूछा, मान लीजिए टोटल x है, ठीक है, लिख दिया। लेफ्ट प्लस राइट, अब देखिए क्या कह रहा है, बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, ठीक है 17 लिख दीजिए।
प्लस राइट दाईं ओर से 13वें स्थान पर है, प्लस 13 कर दिया और -1 कर दीजिए। 17 और 13 को आप जोड़ेंगे तो 30 आएगा और 30 में से जब 1 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा। 29 ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में? एक सूत्र याद रखिए बस, क्या है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये याद रखेंगे। अब चाहे आपसे लेफ्ट पूछे चाहे राइट पूछे, आप बता सकते हैं। मान लीजिए टोटल दे दिया कि टोटल 30 छात्र हैं, इसी को कर लेते हैं, टोटल 29 छात्र हैं, ठीक है। दाएं ओर से उसका स्थान मान लीजिए पूछा है और बाईं ओर से बताया कि 17 है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अब 17 में से एक जाएगा कितना, 16, और 29 में से आप 16 घटा दीजिए तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कि उसका बाईं ओर से क्या स्थान है, ठीक है। तो आपसे चाहे लेफ्ट पूछे चाहे राइट पूछे चाहे टोटल पूछे, इस एक सूत्र की मदद से आप तीनों चीज़ें बता सकते हैं। ध्यान रखना, सूत्र है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये हमेशा अपने दिमाग में सूत्र को रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अब ये सरल सा प्रश्न है, इसको तो आप कर ही सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या कह रहा है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से अलग है। चार जो है आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको ये ढूंढना कि कौन सा अलग है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। 49 दिया है, 16 दिया है, 9 दिया है, 25 दिया है, बताइए कौन सा एक अलग है। अरे सर आपने बताया था कि जो है वर्ग चेक कीजिए और जो है घन चेक कीजिए, क्यूब और स्क्वायर चेक कीजिए। यहाँ पर तो सर सबके स्क्वायर दिए हुए हैं, ये सारे स्क्वायर इसमें से अलग कैसे निकालेंगे। तो आप लिख करके देखिए, ऐसी ऐसी स्थिति में आपको लिख कर देखना है। 49 किसका स्क्वायर होता है सर, 7 का, ठीक है। 16 किसका होता है सर, 4 का होता है, ठीक है। 9 किसका होता है सर, 3 का होता है। 25 किसका होता है, 5 का होता है। आप बताओ कौन सा अलग है। दिख रहा है ना, 4 जो है वो अलग है। क्यों? 4 एक सम संख्या है और ये बाकी सारी की सारी विषम संख्या है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 16 जो है आपका अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि 16 जो है वो 4 का वर्ग है, जो कि एक सम संख्या का स्क्वायर है, और बाकी सभी जो हैं वो एक विषम संख्या के वर्ग हैं। यह आपको याद रखना है, ठीक है। इसको कुछ समझाना तो है नहीं, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, हाँ ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग गलत करके आए थे। देखिए हमने वो कॉम्बिनेशन तैयार किया है कि आपको कठिन प्रश्नों के लिए भी तैयार किया जाए, ऐसा नहीं सरल सरल ही कराते हैं। चलिए देखिए, अगला अंक आपको बताना है कि इस सीरीज में अगला अंक क्या आएगा। चलिए देखते हैं। 35 दिया है, फिर 35 दिया, 33 दिया, 99 दिया है, 95, 475। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आया तो गैप देखो। 35 और 35 में कितने का गैप है सर, 0 का गैप है। अच्छा ठीक है। 35 और 93 में कितने गैप है सर, 2 का गैप है। अच्छा सर यहाँ तो गैप बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। सर यहाँ पर तो और भी ज़्यादा हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर। यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं सर तो ये तो माइनस का दिख रहा है कि 99 में से 95 गए तो 4 आ गए, और उसके बाद में 475 तो किसी का गुणा हो रहा है, इसके बाद में कुछ माइनस होगा। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अब आप क्या करेंगे, आप गुणा करके चेक करेंगे कि सर 35 में किसका गुणा करें कि वापस से 35 आ जाए। तो 35 में सर 1 का गुणा करो तो वापस से 35 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि गुणा 1 कर रहे हैं। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, 35 में से 2 माइनस कर रहे हैं, यानी -2 कर रहे हैं। उसके बाद में क्या कर रहे हैं सर, 33 में 3 का गुणा करो तो 99 आ जाएगा, यानी कि गुणा 3 कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, 99 में से 95 माइनस करो 4 आएगा, यानी कि -4 कर रहे हैं। अच्छा ये चल रहा है, गुणा 1 -2। फिर अगला अंक क्या है, गुणा 3 -4। फिर अगला अंक क्या है, गुणा 5 -6। अरे ट्रिक समझ में आ गई सर, पकड़ लिया हमने। अब इसी के आधार पर अपन इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझाते हैं, परेशान नहीं होना। देखिए अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। देखो सॉल्व कैसे किया इन लोगों ने 1 का गुणा किया है। इन्होंने पहले गिनती लिख ली, 1 2 3 4 5 6 गिनती लिख ली। अब इसमें क्या किया इन्होंने, प्लस माइनस मतलब गुणा और माइनस कर दिया है। 1 का गुणा किया तो 2 घटा दिया, 3 का गुणा किया तो 4 घटा दिया, 5 का गुणा किया तो 6 घटा दिया। अब ऐसे ही अपन यहाँ पर चेक करेंगे कि अगला अंक क्या होगा। तो 1 का गुणा किया, फिर 2 घटा दिया, 3 का गुणा किया, 4 घटा दिया, 5 का गुणा किया, 6 घटा देंगे। यानी 475 में से जब ये लोग 6 माइनस कर देंगे तो फिर क्या निकल के आ जाएगा, 15 में से 6 गई 9, यानी अब 9 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, 469 आपका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब आपको लास्ट डिजिट मिल जाए समझ लीजिए आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना क्या किया इन लोगों ने, 1 का गुणा किया 2 घटा दिया, 3 का गुणा किया 4 घटा दिया, 5 का गुणा किया 6 घटा देंगे, 469 आ जाएगा, ठीक है। चलिए दिमाग को दौड़ाना तो पड़ेगा। अब यहाँ से आपका मैथ शुरू हो रहा है और मैथ में हम कवर कर रहे हैं डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। चलिए डीआई में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 5 कलर दिए गए हैं और इस कलर से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है। देखिए अब ये ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर ये गैप देखिए, 0 और 10 इसके बीच में 10 का गैप है, 10 और 20 इसके बीच में 10 का गैप है। जहाँ पर आपको इस तरह के गैप दिखाई दे तो ध्यान रखना इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, ये इसका आधा होगा। यानी कि 0 और 10 के बीच में अगर कोई लाइन आ रही है तो समझ लीजिए ये 5 है,
10 और 20 के बीच में कोई लाइन आ रही है, समझ लीजिए ये 15 है। 20 और 30 के बीच में कोई लाइन आ रही है, समझ लीजिए ये 25 है। इस तरह से आपको बीच में रखना है। 25 के बाद में फिर 30 और 40 के बीच में क्या आएगा, 35 आएगा। 40-50 के बीच में क्या आएगा, 45 आएगा। 50-60 के बीच में क्या आएगा, 55 आएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रख के आपको चलना है। अब सीधे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। अच्छे से समझते हुए चलना, बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए क्या पूछ रहा है, लाल और हरा रंग पसंद करने वाले कुल कितने छात्र हैं। यानी ये लोग क्या हैं, एक छात्र हैं, इतने सारे छात्र हैं और ये लोग ये कलर पसंद करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि लाल और हरा कितने लोग पसंद करते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले लाल, लाल कितने लोग पसंद करते हैं सर, 40 के थोड़ा सा ऊपर है। देखिए मिलाइए, 40 के ऊपर है, यानी कि 45 लोग। बताया ना 45 कैसे आ गया, बीच में है तो 45। फिर कह रहे हरा, हरा देखिए हरा कहाँ पर है सर, 10 और 20 के बीच में हरा लग रहा है। ये देखिए ऐसे मिलाकर देखिए, 10 और 20 के बीच में क्या आता है, 15 आता है। और यही आपसे पूछा है कि कितने लोग हरा और लाल रंग पसंद करते हैं। टोटल पूछा है तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए। 5 और 5 10, हासिल लगी 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी कि टोटल 60 लोग ऐसे हैं जो लाल और हरा दोनों रंग पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ जाएगा। पिछली बार जो हमने डीआई कराई थी उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। एवरेज का प्रश्न था, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी कि संख्याएं थी 5, हमने लिख दिया था 6। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं भाई, एवरेज का अर्थ क्या होता है, टोटल अपॉन जितनी संख्याएं हैं। तो वो तो आप खुद भी कर सकते थे, इसके लिए इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी, है ना। चलिए, हमने फिर दूसरी वीडियो में बता दिया था, कोई समस्या नहीं है। आप लोग करिए हंगामा भाई, बस सपोर्ट करते रहिए, कुछ भी करिए। चलिए, तो 45 + 15 60 आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 27 नंबर, नीला रंग पसंद करने वाले, यानी कि जो लोग नीला रंग पसंद करते हैं और पीला रंग पसंद करने वालों के छात्रों के बीच का अनुपात पूछा है। यानी नीले और पीले के बीच में अनुपात पूछा है, कुल मिलाकर के आपसे यही पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं ना, नीले कितने हैं और पीले कितने हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर नीले को काउंट करेंगे। सर नीला तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, नहीं सर बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहा है। तो नीले हैं 50, ठीक है, ओके। और पीला, तो पीला तो सर इसके बीच में दिख रहा है, ये देखिए ये बीच में आ रहा है। 40 और 50 के बीच में क्या होता है, 45 होता है। तो 50/45, अब काट दो, 5 दहाई 50, 5 9 45, यानी 10/9 सही आंसर हो जाएगा। नीला और वो, हाँ नीला और पीला, नीला और पीला के बीच में कितना रेशियो है वो आपसे पूछा गया था। नीला को हमने देखा तो नीला बिल्कुल 50 पे एग्जैक्ट जो है टच कर रहा है, और पीला उससे थोड़ा नीचे है, यानी कि 45 पर टच कर रहा है। हमसे उसका रेशियो पूछा था तो हमने 50 लिखा। रेशियो का अर्थ होता है अनुपात, 50/45। जब हमने इसको काटा तो 10/9 आ गया, यानी कि 10/9 हमारा सही आंसर होगा। ये देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10/9 आ गया समझ में। चलिए, ये 2 प्रश्न ही आज हमने डीआई के रखे थे, 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में डीआई के आएंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ये आपका अप्रॉक्सीमेट वाला प्रश्न है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे ना, ये आपको डराने के लिए प्रश्न दिया जाता है, ठीक है। इसको देखते ही आपकी एकदम हवा खुल जाएगी, ये कैसा प्रश्न आ गया सर, ये तो बड़ा दिमाग खराब करने वाला प्रश्न है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ये अप्रॉक्सीमेशन वाला प्रश्न होते हैं, ये बड़े ही सरल होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, अगर आपको 4488 दिया है, हाँ सर 4488 दिया है, दिख रहा है सर। उसके बाद में क्या दिया, 11.01। अब ये 01 का अर्थ आप यहाँ से 01 को गायब कर देंगे और नीचे लिखेंगे 11, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है कि थोड़ी सी संख्या आगे बढ़ा करके दे देते हैं, लेकिन अगर 5 से आगे कोई संख्या आती है, मान लीजिए 0.5 है, तो आपको एक ऐड करना है, और 5 से अगर कोई कम संख्या आती है तो उस संख्या को आपको हटा देना है, ठीक है। समझ गए। चलिए देखिए, अब यहाँ पर 11.01 दिया था, नज़दीक क्या है, 11 है, 12 थोड़ी है नज़दीक। 01 का मतलब है 11 के बहुत नज़दीक है। तो आप इसको लिखेंगे 4488 डिवाइड बाई 11, ठीक है। 01 को हमने हटा दिया, अप्रॉक्सीमेशन में इसको हटा देते हैं। माइनस 7.98 दिया है। अब ये 7.98 का मतलब क्या है, 98 नहीं सर, आप तो इसको 100 ही मानिए। और जब आप इसको 100 मानेंगे तो साथ में एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो साथ में एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में डिवाइड दिया है, 15.99 दिया है। 9 का अर्थ क्या होता है, 9 का अर्थ होता है 1, 1 के नज़दीक में है ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो 15 और 1 कितना, 16 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका फाइनली बन के तैयार हो जाएगा। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे चेंज किया, वो समझ में आ गया आपको। अब चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये सॉल्यूशन दिया गया, देखिए ये आपका हो जाएगा 4488 डिवाइड बाई 11 माइनस 8। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद में जो आंसर आएगा उसमें 16 का डिवाइड देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। ब्रॉड मास समझ सुना है ना आपने, बॉड मास। बॉड मास का अर्थ होता है पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सॉल्व की जाती हैं।
तो जब हमने इसको सॉल्व किया 11 से 4488 को काटा तो निकल करके आ गया 408, और इस जब 408 में से हमने इस 8 को माइनस किया तो निकल करके आ गया सर 400, और 400 में जब हमारा आ गया है तो इसको बाद में हमको 16 से भाग देना था। जब हमने इसको 16 से डिवाइड किया तो निकल करके आ गया 25 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? वीडियो बहुत लंबी हो रही है, समझ लीजिए। जब भी आपको अप्रॉक्सीमेट वाला प्रश्न दिया जाए, अगर 01, 02, 03, 04 दिया है तो उसको हम किस में 11 में ही काउंट करेंगे। हाँ, अगर 05 से ऊपर हो जाए यानी कि 6, 7, 8, 9 दिया जाए तो फिर उसको हम अगली संख्या में काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया 7.98, अब 98 को हम 1 मान लेंगे और साथ में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 15.99 दिया है, 99 का अर्थ क्या है? ये 99 नहीं है सर, 15.99 का अर्थ है कि 16 ही हो गया पूरा। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा। दिखाने के लिए, डराने के लिए इस तरह से आपको क्वेश्चन देते हैं, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेशन वाले जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है हमने आपको समझा दिया है। आप थोड़े से कठिन क्वेश्चन ले आए कि नहीं? पहले कह रहे थे सर इतने सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे। भैया सरल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं। ठीक है, दोनों कराएंगे हम, परेशान मत हो आप। 80 रुपये मूल्य की एक वस्तु 68 रुपये में बेची जाती है, छूट की दर बताइए। अब सिंपल प्रश्न भी आते हैं, उसको भी आपको सॉल्व करना है। यानी कि देखिए जो मूल्य है उसका ना, जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 रुपये है, बेच रहे हैं हम, सेलिंग प्राइस कितना है? 68 रुपये है। अब आपसे पूछा भैया बताओ कितनी % की छूट दी गई है, तो क्या करना रहता है? कई बार आपको बता रखा है दोनों को घटा दीजिए और जो बेसिक वैल्यू है, जो कॉस्ट प्राइस है उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 80 में से जब 68 को घटाएंगे तो आपका आएगा 12, और नीचे क्या रखेंगे? जो CP, जो कॉस्ट प्राइस है 80, 12/80 गुणा 100, परसेंटेज हमको निकालना है। जब इसको काटापीटी करेंगे तो 15% निकल करके आ जाएगा। सिंपल वाला प्रश्न है, सॉल्व करके देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। आगे बढ़िए, 30 नंबर का प्रश्न देखिए। और जिन लोगों को PDF भेजी गई है, निवेदन है आप लोगों से PDF को डाउनलोड कर लिया कीजिए। ठीक है ना, डाउनलोड आप करते नहीं, फिर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मतलब मोबाइल मान लीजिए रीसेट हो गया या फिर व्हाट्सअप डिलीट हो गया, फिर आप हमसे मांगते फिरते हो सर दोबारा भेज दो। ठीक है, आप एक बार सेव कर लेंगे, एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, फिर कभी डिलीट नहीं होगी। फिर आप लोग बार बार मांगते हो। दिन भर से हमारे पास 15 से 20 लोग ऐसे मैसेज कर चुके हैं, सर हमारा मोबाइल रीसेट हो गया, सर हमारा व्हाट्सअप डिलीट हो गया और नोट से चली गई। आप अगर डाउनलोड करके रखते तो वो सेव हो गई होती, आपको दोबारा परेशान होना ही नहीं पड़ता, बेशक रीसेट होता रहे। इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग जितने नोट्स आपको भेज रहे हैं आप लोग डाउनलोड जरूर कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए एवरेज वाला प्रश्न आ गया, देखिए बड़े ध्यान से करना। एवरेज का पिछली बार गड़बड़ हो गया था। एक छात्रा ने परीक्षा में 40, 30, 30, 35, 25 अंक प्राप्त किए हैं। बताइए जो छात्रा है उसका एवरेज कितना होगा? एवरेज का हमने आपको बताया ना, क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? टोटल जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़ लीजिए और जितने नंबर हैं उनका डिवाइड कर दीजिए। तो जोड़िए, अब तो जोड़ के देखेंगे भैया। ठीक है ना, पिछली बार हंगामा मचा दिया था आप लोगों ने। 30, 35 और 25, 5, 5, 10 की जीरो हासिल, 1, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, तो 15, 1, 16, यानी कि कुल मिलाकर के 160 हो रहा है। हाँ सर 160 तो हो रहा है। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं सर। जब हम डिवाइड देंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 32 निकल करके आएगा। यानी इनका एवरेज 32 हो जाएगा। अब समझाना तो नहीं है, एवरेज का मतलब समझ गए ना, औसत होता है। ठीक है, चलिए इस तरह से आपकी ये वीडियो समाप्त होती है। ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैथ वाली PDF सबको दी गई है। जो लोग उस मैथ की PDF से क्वेश्चन लगा लेंगे आराम से सॉल्व कर लेंगे। मैथ के लिए परेशान नहीं होना है। मैथ और रीजनिंग की 2-2, 3-3, 4-4 PDF हमने आपको दे रखी हैं। ठीक है, किसी भी तरह के मैथ के सवाल आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। अब पढ़ो नहीं तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। कंप्यूटर भी आपको ही पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर के नोट्स दे रखे हैं, हर चीज़ के नोट्स आपको हमने दे रखे हैं जिन लोगों ने नोट्स परचेज किए हैं। इसीलिए कह रहे हैं 199 वाला नोट्स आप लोग सब लोग परचेज कर लीजिए। उसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टॉप 100 मिलेगी, आगे आने वाली मैराथन मिलेगी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसी पर आपको मैसेज कर लेना और अपने नोट से प्राप्त कर लेने हैं। अब समय कम रह गया है, 7-7, 8-8 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से तैयारी कर लेंगे। जिन लोगों की तैयारी हो गई है वो 10-10 प्रैक्टिस सेट मंगा करके प्रैक्टिस सेट तैयार कर लें। पुराने लोग जितने भी हैं उनको अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उनको केवल 49 रुपये पे करना रहेगा, जिन लोगों ने पहले कोई भी PDF खरीद रखी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आज शाम को ही आपकी सेकंड वीडियो है अपलोड कर देंगे। जल्दी से प्रैक्टिस सेट समाप्त करके मिनी मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। धन्यवाद।